Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. तो नमस्कार दोस्तों। और अभी हम लोग बात करेंगे फार्मा सेक्टर के बारे में। फार्मा सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि ओवर द टाइम कमा के दिया है, बहुत अच्छा कमा के दिया है। बीच में वापस परफॉर्म नहीं कर रहा था, वापस अभी परफॉर्म करने लगा है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सेगमेंट के बारे में जो, पहले तो मैं एक काम करूंगा, आपको पूरा फार्मा सेक्टर समझाऊंगा, उसमें कौन से सेक्टर है, और उसमें फिर सेक्टर सॉरी सेगमेंट्स है, और उसमें भी कौन से सेगमेंट में कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। जैसे अगर आप जेनरिक की बात करो, फॉर्मुलेशन की बात करो, एपीएस की बात करो, तो वो डिटेल में बात करेंगे। आगे जाने से पहले गाइस, आज शाम को 8 बजे अपना सेशन है, जरूर अटेंड कीजिएगा। यहाँ हम लोग और विस्तार में बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर और स्टॉक्स के बारे में, और कैसे आपको पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है। लिंक दूंगा कमेंट बॉक्स में, जरूर लिंक क्लिक करके अटेंड करना। चलिए वापस आते हैं फार्मा सेक्टर को। तो फार्मा सेक्टर, जैसे मैं बोला कि इंडियन फार्मा सेक्टर बहुत ही एक तरह से ना एक पिलर है इंडियन जीडीपी के लिए भी। अगर आप देखो तो हमारा जो एस्टिमेटेड मार्केट साइज ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 4.2 लाख करोड़ का था ओवरऑल 24 में। और जो एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट 27 बिलियन, ऑलमोस्ट आधा। डोमेस्टिक मार्केट ऑलमोस्ट 1.9 लाख करोड़ के आसपास। ओके, तो ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा बताऊं कि किस तरह से फार्मा का मार्केट है। और आगे जाके 2030 में ये कह सकते हैं कि 120 या 130 बिलियन का हो जाएगा, तो यहाँ से 1.5 गुना बढ़ेगा। ओके, तो मे बी 10 लाख करोड़ के आसपास ये अपना पूरा मार्केट होगा। तो यहाँ से ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है। अगर 9 से 10% का सीएजीआर होगा, जो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप देखो कि यूएस से बाहर अगर कोई कंपनी है, अगर कोई देश है जिसका मैक्सिमम यूएस एफडीए का अप्रूवल है, वो है इंडिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि काफी यूएस एफडीए के इश्यूज यहाँ चलते रहते हैं काफी सारी कंपनी में। और टोटल अगर हम लोग जेनरिक की बात करें, वर्ल्ड वाइड जेनरिक एक बहुत ही सस्ती दवाई है। जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों में से काफी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। तो वो ऑलमोस्ट 40% पूरा वर्ल्ड मार्केट का इंडिया में बन रहा है। तो जेनरिक में हम लोग बहुत आगे हैं। अभी हम लोग एक बार बात करते हैं कौन से सेगमेंट है जहाँ इंडियन फार्मा कंपनी में जो आपको ध्यान में रखना है। तो एक होता है कि जेनरिक ड्रग्स। ओके जी। जेनरिक ड्रग है क्या एक्चुअली, कि आपने कोई ब्रांड, आपने पहले आरएनडी किया, और आरएनडी से आपने रिसर्च से एक ड्रग नो ढूंढ निकाला, फिर उसको अप्रूवल मिला आपको, और उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई 10 साल आप ये चीज बेच सकते हो, 10 साल के बाद ये ऑफ ऑफ वो पेटेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि बाकी सब कंपनी भी वो बाय कर सकते, वो बेसिकली वो ओपन फॉर ऑल हो जाता है, बाकी सब कंपनी भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसमें उसे जेनरिक दवाई कहते हैं। तो जैसे उसमें सन फार्मा, सिप्ला, औरोबिंदो, लुपिन बहुत ही आगे है, अच्छा खासा कर रहे जेनरिक में। फॉर्मुलेशन यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट, जो मैंने बात की ना कि ब्रांडेड प्रोडक्ट, तो वो भी यानी कहते हैं ना कि ब्रांडेड जेनरिक्स जो यहाँ बिक रहे हैं, तो उसमें मैनकाइंड, जेबी केमिकल्स, एल्केम, यानी जेनरिक्स में भी ब्रांडेड है। एपीआई, बल्क ड्रग्स, तो जो कहते हैं रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, और वो सब वो मैंने इसमें ले लिया जस्ट टू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे आप अलग भी ले सकते हो। तो उसमें डेविस लैब, लॉरस लैब और वो सब आ जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोसिमिलर्स, तो बेसिकली कह सकते हैं कि बायोकॉन, पेनिक्सिया, ये सब एक ऐसे, इवन जाइडस भी थोड़ा पार्ट है इसमें। तो ये बायोकेमिकल्स में काफी आगे है, बायोसिमिलर्स, बायोटेक्नोलॉजी। फिर होता है क्रैम सीडीएमओ, वो भी एक अलग से सेगमेंट है। यानी कहते हैं ना ऑटो एंसिलरी में, जैसे कैसे होता है ऑटो में, ऑटो एंसिलरी होता है, यानी आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो बनाने के। तो इसमें भी सीडीएमओ अलग होता है, क्रैम्स और सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हो। उसमें नो सिंजिन, डिविस लैब, पिरामिल फार्मा, ये सब आते हैं। फिर ओटीसी ड्रग, ओवर टू काउंटर ड्रग्स आते हैं, जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, यानी वहां आपको प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसे में जाइडस, वेलनेस, फिर सन ओटीसी, मैनकाइंड आते हैं। फिर वैक्सीन, जो आपने कोविड के टाइम वैक्सीन ली थी ना, तो ह्यूमन और काफी कह सकते हैं ना कि एनिमल्स की भी वैक्सीन होती है, उसमें भी जाइडस और ये सब, और पेनेसिया कंपनी आती है। तो ये मैंने आपको अलग से सेगमेंट दिए, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करते हैं। पहले हम लोग एक बात करते हैं जेनरिक, जो एक बड़ा सेगमेंट है जिसमें इंडिया बहुत आगे, ऑलमोस्ट 40% वर्ल्ड का जेनरिक कह सकते हैं ना प्रोडक्शन यहाँ होता है।
तो अगर आप देखो तो हमारा जो 19 बिलियन का एक्सपोर्ट था जेनरिक का, वो बढ़ के 27 बिलियन हो गया 5 साल में, यानी 19 से 24 में, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 8% का CAGR। उसमें से सबसे बड़ा जो ग्रोथ है वो यूएस जेनरिक से आता है। वो हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट का 30 से 40% है। और इसमें भी अगर आप देखो तो एंटी इन्फेंटिव्स, CNS, CVS, ऑन्कोलॉजी वो ज्यादा होते हैं, तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा है जेनरिक का। 2030 में हम लोग बात करें कि ये जो 19 से 27 बिलियन है वो शायद 51 बिलियन भी हो जाए, यानी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 से 7% से और ग्रो होंगे। यानी जेनरिक दवाई की डिमांड तो रहने वाली है। और ग्लोबली कितने सारे ऑफ पेटेंट हो रहे हैं, तो उसके वजह से ना डिमांड रहेगी। इमर्जिंग मार्केट होता है और सस्ती होती है एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट, उसमें कुछ होता नहीं है, डायरेक्टली आप बनाने लगते हो। चैलेंजेस क्या है कि चैलेंजेस ये होती है कि भाई यूएस पीछे पड़ा हुआ है। यूएस का प्राइसिंग प्रेशर, कंपटीशन काफी है, रेगुलेटरी इश्यूज है। और काफी हद तक नो यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट है, 50% सब नो यूएस मार्केट। यानी यूएस में अगर कुछ आ गया कि भाई टैरिफ लगा दे, जो हम लोग बात करें कि ट्रम्प शायद टैरिफ लगा दे 9 जुलाई को, तो वो एक पंगा है। अदरवाइज तो सब ठीक है। क्वालिटी, कंप्लायंस, कॉस्ट वो सब तो रहेगा, क्योंकि काफी यूएस FDA वो कहते हैं ना इंस्पेक्शन होते रहते हैं। तो वो इंस्पेक्शन भी हर काफी हद तक अभी लोगों को पता है कैसे टैकल करना है, लेकिन और कॉम्प्लायंस ऐड होते जाते हैं, हर हर साल नए नए ऐड होते जाता है। और वो टैरिफ का तो इशू है ही, तो वो अगर होता है तो टैरिफ में तो फिर फार्मा में थोड़ा अच्छा खासा कह सकते हैं स्टॉक नीचे जा सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नो काफी सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव है जेनरिक के लिए। तो ओवरऑल यहाँ भी आप काफी सारी कंपनीज है, जैसे सन फार्मा, जाइडस लाइफ साइंस। ओके, लेकिन आपको अगर औरोबिंदो, ग्लैंड फार्मा, फिर जैसे ग्रैन्यूल्स की बात करें तो वो यूएस स्पेसिफिक है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी वो बात आती है ना कि भाई ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे, औरोबिंदो बहुत गिर जाता है। सो डोमेस्टिक पे फोकस करो, डोमेस्टिक जो जेनरिक दवाई बनाते हैं ना वो आपके लिए ज्यादा अच्छे रह सकते हैं। अगेन यहाँ जो भी कंपनी का नाम देता हूँ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, इसको कोई रिकमेंडेशन मत दे समझ लेना। हम हमारे रिकमेंडेशन हमारी सर्विस में ही देते हैं। आप वो जाके www.catapan.in में चेक कर सकते हो। ओके, पीछे बोर्ड में भी लिखा होगा। ओके, अभी जाते फॉर्मुलेशन ब्रांडेड डोमेस्टिक फार्मा में, तो वो भी ग्रोथ 6 to 7% रहा है। एंड लेकिन क्रॉनिकल थेरेपी एरियाज एंड डायबिटीज, कार्डियक, वहाँ एक अच्छा खासा ग्रोथ 10% ज्यादा नेक्स्ट कुछ 5 साल में दिख रहा है। और ओवरऑल हम लोग देखो तो 1.9 लाख करोड़ का ये पूरा सेगमेंट है, ये शायद 3.45 से 4 लाख करोड़ भी जा सकता है कुछ सालों में, 4-5 साल में। तो CAGR अच्छा खासा 10-20% हो सकता है। अगेन ये रीजन क्यों है कि क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देखो इंश्योरेंस बढ़ रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ रही है, लोगों को कहते हैं ना खर्चा भी कर रहे हैं। तो इसलिए नए नए और ये इसके हाई मार्जिन होते हैं कंपेयर टू जेनरिक, तो इसलिए हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स क्या फार्मा कंपनीज इसे प्रीफर करते हैं। सो बस वही है कि आपको USFD और वो सब इशू रहेगा। और थोड़ा कंट्रोल भी होता है कि ज्यादा प्राइस ना बढ़ा, तो काफी टाइम ना गवर्नमेंट ही बोलती है कि भाई आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो वो चीज भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन ओवरऑल ये भी कंपनियां अच्छी होती है। और जो ब्रांडेड यहाँ बनाते हैं ना, जैसे मैनकाइंड फार्मा, JB केमिकल, जस्ट नाम दिए गए, इस रिकमेंडेशन नहीं है। बट ये सब अच्छा काम करे ओवर इन सब सेगमेंट में। अभी हम लोग बात करते हैं API यानी बल्क ड्रग्स। बल्क ड्रग्स का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा, 10 से 12% रहा, 17 से 21 से। अगेन हम लोग 8 से 10% टोटल शेयर करते हैं ओवरऑल API में। तो आगे भी अगर आप देखो तो ये ग्रो करेगा ऑलमोस्ट यही स्पेस पे। China+1 पॉलिसी आ रही है, तो उसके वजह से काफी शिफ्टिंग यहाँ भी हो सकती है। प्लस PLI स्कीम का भी फायदा हो रहा है API में, तो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की PLI स्कीम है, उसका भी फायदा हो रहा है। तो बल्क ड्रग के लिए ना सेटअप अच्छा है। चैलेंजेस वो है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो चाइना से आते हैं, एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस भी काफी होते हैं, और लो मार्जिन होता है, तो वो सब कंसर्न है। लेकिन रॉ मटेरियल जो चाइना से वो भी बड़ी दिक्कत है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको बस वही है कि भाई चाइना में कोई पंगा ना आ जाए, तो फिर इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। बाकी जो टैरिफ है और वो सब का तो इम्पैक्ट जो होगा सो होगा, अभी तो इतना दिख नहीं रहा है। तो API एक अच्छा है कि आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें भी कंपनियां जैसे मैंने बोला
डिवीज लैब है, लॉरस लैब है, सिंजिन है, काफी सारी कंपनीज है जो आप देख सकते हो जो अच्छा कर सकती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे नो, ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बड़े बड़े सेगमेंट की बात करो, वैसे तो और बहुत सारे सेगमेंट हैं, लेकिन ओवर द टाइम एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्ट करो ना, आप थोड़ा फोकस रखिए कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द अगर रॉन्ग सेगमेंट पकड़ लिया ना तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। सिमिलरली बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी, बायोसिमिलर्स होते हैं ना, उसमें भी हम लोग 8% शेयर है, लेकिन इसमें इतनी कंपनियां इतनी चली नहीं है। जैसे बायोकॉन है और औरोबिंदो है। औरोबिंदो थोड़ा चला है, बायोकॉन इतना चला नहीं है। सो कीप दिस वन। सीडीएमओ के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हो, मैं यहाँ कवर नहीं करूँगी क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा बड़ा सेगमेंट है। ओवर टू काउंटर तो और नॉर्मली ड्रग्स जो यहाँ इंक्लूड ही हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वैक्सीन भी है, लेकिन वैक्सीन में कुछ ज्यादा है नहीं। इतना मार्केट तो बड़ा है, काफी बड़ा है, और इंडिया ऑलमोस्ट 60% सप्लाई हम लोग ही करते हैं वैक्सीन, तो वो एक बड़ा है, कोविड के बाद ये और बड़ा है। सो वैक्सीन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ना कि 95 बिलियन है अभी, 21 में था, जो 250 बिलियन हो सकता है 2030 तक। तो आप देख सकते हो किस तरह से ग्रोथ है, और इसमें वैक्सीन में भी इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। डोमेस्टिक ड्राइवर जैसे एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन है, अडल्ट इम्यूटाइजेशन है, गवर्नमेंट स्कीम, तो काफी सारी चीजें हो रही है जो आपको ध्यान में रखना है। सो ओवरऑल अगर आप बात करो ना तो काफी सारे चीजें बढ़ रही है। सीडीएमओ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से भी मुझे। बायोटेक बायोसिमिलर्स में भी अगर आप देखो तो काफी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन स्टॉक इतना परफॉर्म नहीं करे। जेनरिक है तो जेनरिक का तो ऑलरेडी मार्केट शेयर है, तो वैक्सीन का भी एक चीज आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये सब मैंने थोड़ा आपको ये सेगमेंट वाइज दिखाया। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा बायोटेक और बायोसिमिलर का मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो आपको ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि ये इसमें ग्रोथ ज्यादा है। ऑलमोस्ट 8% ग्लोबल बायोसिमिलर्स यहाँ से ही है, और एट द एंड ऑफ द डे काफी अप्रूवल अभी ईयू और यूएस से आने लगी है। तो एट द एंड ऑफ द डे नो, ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं $1 ट्रिलियन का मार्केट बन सकते हैं बाई 2030 में। सो बहुत बड़ा, और हम लोग क्योंकि 15-20% है ना, तो आगे जाके भी 15 टोटल मार्केट शेयर, आगे जाके भी लग रहा है कि 15-20% का ग्रोथ भी होगा। सो जब जो पेटेंट एक्सपायर होते हैं ना, तो उसका आप वापस कर सकते हो। ग्लोबली भी डिमांड बढ़ रही है, तो काफी सारे कॉस्ट एडवांटेज भी है। सपोर्टिव यूएस एफडीए कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं। सो बस वही है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये थोड़ा हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है, कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है, आरएनडी बहुत करना पड़ता है, आईपी लिटिगेशंस बहुत होते हैं क्योंकि चोरी होती है कंप्यूटर से, और मार्केट पेनिट्रेशन धीरे धीरे हो रहा है। तो ये भी एक एरिया है जो आप देख सकते हो, जिसमें बायोकॉन और विंडो मैंने बोला था। तो गाइस मैंने आपको अलग अलग सेगमेंट दिखाया जो आपको फोकस करना है, और बिलीव मी, इस तरह से अगर आप सेगमेंट में जाओगे, आई थिंक आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे डू लाइक इट एंड शेयर इट। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्ट करिए, या तो हमारी वेबसाइट देखिए www.catapan.in, वहाँ हमने हमारे पैकेजेस भी दिए हैं। और आज शाम को हम लोग जरूर मिलते हैं हमारे सेशन में, ओके। चले तो, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर अटेंडिंग, सी यू देन, बाय बाय। हाँ, आपके क्वेश्चन है, क्यूएन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई श्योरली रिप्लाई, ओके। सी यू देन, बाय।